बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे हमेशा की तरह। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इस समय जितना अच्छे हम रहेंगे उतने ही अच्छी हम पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? वसंत पुस्तक से पाठ 2 दादी माँ, जिसका हमने आधा भाग पढ़ाया था और आधा हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज हम उसको पूरा करेंगे, आज आधे भाग को, और प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? दादी माँ लेसन से किसकी ये कहानी थी? दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की थी। कौन से लेखक कौन थे? शिव प्रसाद सिंह थे। ठीक है, हमने आपको एक बात बताई थी कि जब हम कविता लिखते हैं तो उसके कवि होते हैं। ठीक, कवि कविता लिखते हैं, और जब हम गद्य का कोई पाठ करते हैं तो जो गद्य जो लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लेखक बोलते हैं। ठीक है, तो इस पाठ के दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। इन्होंने अपनी दादी के विषय में ही इस पाठ में लिखा था। ठीक है ना, हमसे अपनी दादी के बारे में ही चर्चा की है इस पाठ के माध्यम से। कौन सा? दादी माँ के माध्यम से। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि बचपन में वो अपनी दादी माँ के घर जाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे वो कितनी मस्ती करते थे, वहाँ जलाशय में नहाते थे, और नहाने के बाद उन्हें क्या हो जाता था? बुखार चढ़ जाता था। तो दादी माँ पूरा घर अपने सर पे उठा लेती थी, और सफाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर, दवाइयों को लेकर, उन्हें गांव की सारी दवाइयों के नाम बिल्कुल जबान पे रटे हुए थे। ठीक है, वो अंदर से जितनी ऊपर से जितनी सख्त दिखती थी, वो अंदर से उतनी ही नरम स्वभाव की थी। कौन? इनकी लेखक की दादी। जितनी ऊपर से वो सख्त दिखती थी, अंदर से कितनी वो नरम थी। इसका उदाहरण आपने देखा था ना, जो रामी की चाची को डांट रही थी, उसके बाद रामी की चाची के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया? बहुत अच्छा व्यवहार किया ना। उनको बाद में उनके जो कर्जा था उसको भी उन्होंने माफ़ कर दिया था। खैर, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो सभी का बहुत ख्याल रखती थी। ठीक है, तो आज हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे। हमने आधा भाग पढ़ा था और शेष भाग हम आज पढ़ेंगे। तो अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए और आज चलिए हमारे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए। खोल लीजिए। हमने आपको पिछली बार पेज नंबर 6 तक पढ़ा दिया था। ठीक है, जिसमें जो हमारी दादी माँ थी वो रामी की चाची को डांट रही होती हैं कि तुमने अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया। तो वो बोलती है ना कि अगली बार मैं दे दूंगी, फसल कटेगी तो मैं दे दूंगी। तो दादी माँ ने क्या कहा था? क्या तुम्हारे लिए दूसरी फसल कटेगी? तो अब उसके आगे, ठीक है, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? ठीक है, रामी की चाची क्या बोलती है कि मालकिन, मैं अपने मालकिन, अगर आप हम पर दया नहीं करेंगी तो हमारी बेटी का निस्तार मतलब उद्धार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि दादी वो जब रोने लगती है रामी की चाची, तो दादी माँ कहती है अरे हटो मुझे, मैं अभी नहा के आ रही हूँ। पहले ज़माने के लोग जो थे वो अपने से छोटी जात वाले लोगों को छूने नहीं देते थे अपने आप को। अगर वो नहा के आ गए हैं तो अपने को छूने के उन्हें लगता था बिल्कुल हम अछूत हो गए, तो उसको हटा देती हैं, चलो हटो पीछे हटो। तब जो लेखक था तब तो वो बच्चा था, लेकिन वो उससे कहता है, उसको देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई नौकर हमारी दादी की माँ के सामने रो रहा है और दादी माँ उससे इस तरह से बात कर रही है। तो उसी हटाने की गरज से उसने कहा कि दादी जाने दो, गरीब है, कभी दे देगी। तो दादी माँ ने क्या किया? उसको डांट दिया कि चल चल, चला है मुझे समझाने। आगे देखिए, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। ठीक है, अब इस प्रसंग से आपको क्या समझ में आता है कि दादी ऊपर से कितनी कठोर स्वभाव की थी, लेकिन अंदर से कितनी नरम स्वभाव की थी ना।
लेखक ने क्या बताया हमें कि उस कुछ दिन बीत गए और इस घटना को, प्रसंग मतलब घटना को जो लेखक था वो भूल चुका था। लेकिन एक दिन रास्ते में कौन मिली? रामी की चाची मिली, और जो दादी की बहुत प्रशंसा कर रही थी, बहुत बड़ाई कर रही थी। वो कह रही थी कि ऐसे लोग देवता होते, मतलब देवता होते हैं। उन्होंने उसके साथ क्या किया था? उसका पूरा कर्जा माफ़ कर दिया और उसकी बेटी की शादी में 10 रुपये और दिए। 10 रुपये आज तो महत्व नहीं रखता बच्चों, लेकिन जिस समय की घटना है उस समय 10 रुपये का भी बहुत महत्व था। ठीक है, अब आगे देखिए। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो जब आशीर्वाद दे रही थी, बहुत प्रशंसा कर रही थी रामी की चाची, तो लेखक ने कहा कि अरे तुम तो आज बड़ी बड़ाई कर रही हो, उस दिन तो तुमको डांट पड़ रही थी। तो उसने क्या जवाब दिया? रामी की चाची ने कहा कि बड़े लोग हैं, उनकी बात ही अलग होती है। वो रुपया भी दे और डांटे ना, तो भला उसमें क्या फ़ायदा। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता रहा, मतलब उसको समझ में नहीं आई उसकी बात, और वो हंस के आगे बढ़ गए। कौन? लेखक। आगे देखिए। कृष्ण के विवाह के दिनों की बात है। कृष्ण कौन था? उनका भाई। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। ठीक है। उसके कुछ दिन बाद कृष्ण कौन था? उनका बड़ा भाई। उसकी शादी थी, और शादी से पहले गांव में क्या होता था? 4-5 दिन पहले से ही औरतें गीत गाना शुरू कर देती थी, मंगल गीत गाना शुरू कर देती हैं। और जिस दिन शादी होती है उस दिन जब बारात चली जाती है तो जितनी औरतें बचती हैं वो क्या करती हैं? वो एक अभिनय, एक नाटक करती हैं, जिसमें क्या होता है? बारात से लेकर पूरा शादी और सब कुछ होता है। जितनी रस्में विवाह में होती हैं, सारी रस्में जितनी महिलाएं होती हैं वही करती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी पुरुष भाग नहीं लेते हैं। तो जो लेखक था वो उस शादी में नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि वो बीमार था। और उसका ममेरा भाई मीन्स मामा का बेटा, उसका नाम क्या था? राघव, वो भी नहीं जा पाया क्योंकि बारात जाने के बाद वो उनके घर पहुंचा था, इसलिए वो भी नहीं जा पाया। तो वो सो रहा था, दलान मतलब आंगन में सो रहा था। तो औरतें जो थी वो उस लड़के को देखकर आपत्ति करती, मतलब उनको गुस्सा आता उसको देखकर कि जब यहाँ पे कोई भी पुरुष नहीं है तो ये भी यहाँ पर ना रहे। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। इस बात पे कौन बिगड़ा? दादी माँ को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि छोटे से बच्चे से क्या हो करना आपको, लड़के और ब्रह्मा मतलब कि भगवान और बच्चे में कोई भी अंतर नहीं होता। आगे देखिए। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से क्या किया? सुला दिया। ठीक है। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाएगा, निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। जहाँ पे उनका ममेरा भाई सो रहा था वहीं पर दादी ने लेखक को भी सुला दिया। लेकिन उन लोगों को जो अभिनय देख रहे थे तो अभिनय देख देख कर उनको बहुत तेज हंसी आई, और एक उनकी भाभी थी, उनकी बात पर जो लेखक था उनको हंसी वो रोक ही नहीं पाए, और उनको सबको पता चल गया कि दोनों लोग यहाँ पर लेटे सो रहे हैं। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। क्यों लगती है? उतने में क्या हुआ? एक देबू की माँ थी, उन्होंने लेखक की चादर को खींच लिया और व्यंग करने लगी, ताने कसने लगी कि कौन सा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, चलो इसको दूध तो पिला दें। इस पर दादी माँ गुस्साती हैं, कहती हैं तुम लड़के से, मैं छोटे बच्चे से क्यों लड़ रहे हो तुम लोग। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा। ठीक है, तो सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से क्या हुआ? ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता। तो अगले दिन कौन मिला उसको? देबू की माँ मिली, और उन्होंने लेखक को क्या कह के चढ़ाया? कल वाला बच्चा।
उतने में लेखक वहाँ से तुरंत भाग निकला, कहीं उससे ज़्यादा उसकी खिंचाई ना होने लगे, और जाके लेखक अपनी दादी माँ के पीछे छुप गया। क्या होता है बच्चों, जब हम किसी बड़े के पीछे छुप जाते हैं तो हमको हर तरह से माफ़ी मिल जाती है और हमें लगता है कि हमें अब कोई भी डरा नहीं पाएगा ना धमका पाएगा ना। ऐसा लगता है कि अब हमको शांति मिल गई, अब हमें कोई भी कुछ डांट नहीं पाएगा। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा कैसा नचाते हैं, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं को जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा का मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए। स्नेह यानी प्रेम और ममता की मूर्ति कौन थी? साक्षात दादी माँ थी। ठीक है, और आज जब उनको पता चला, लेखक को, आज की बात हो रही, वर्तमान समय में अब लेखक आ गए हैं, जब उनको पता चला कि उनकी दादी की मृत्यु हो चुकी है तो उनको उनकी हर एक एक बात याद आ रही थी। और परिस्थितियों का जो चक्र चलता रहता है, मतलब आगे पीछे चलता रहता है, वो उनको कैसा लग रहा था? सूखे पत्ते के समान लग रहा था। जैसे सूखा पत्ता जब सूख जाता है तो अपने आप डाल से गिर जाता है। और संसार उन्हें कैसा लग रहा था कि संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, सब धोखा ही धोखा है। ठीक है, और दादाजी ने उनको धोखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दादाजी दादी से पहले ही स्वर्ग सिधार गया था, उनकी मृत्यु पहले हो गई। और वे हमेशा क्या करते थे पहले दादाजी कि दादी के बाद ही मैं जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, दादाजी पहले ही स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, और जब घर में वो बड़े बूढ़े नहीं रहते हैं तो जो समाज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके मन में क्या होता है, उनके लिए घृणा और शत्रुता का ही भाव रहता है। जैसे मुंह में राम बगल में छुरी वाले। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सामने अच्छा मीठा बोलने वाले और पीठ पीछे उनके धोखा देने वाले लोग। ठीक है, ऐसे लोगों ने क्या की, उनकी स्थिति बहुत खराब कर दी। डावाडोल मतलब बहुत खराब कर दी स्थिति। और दादाजी के श्राद्ध में, श्राद्ध होता है ना, तेरही वगैरह होती है, उसमें क्या हुआ, जो लेखक के पिताजी थे उन्होंने अपना बहुत सारी संपत्ति जो थी वो खर्च कर दी, जिससे कि आर्थिक स्थिति भी उनकी कमज़ोर हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उसकी स्नेह कातर आंखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ से मैंने धीरे से कहा। ठीक है बच्चों, उसके आगे क्या हुआ, दादी माँ जब दादाजी की देहावसान हो गया, मतलब दादाजी की मृत्यु हो गई, तो दादी माँ अक्सर क्या रहती थी, उदास रहती थी, दुखी रहती थी। माघ के दिन थे, माघ मतलब सर्दियों के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, का मतलब वह बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी और पछुआ हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, जो कि हड्डियों को गलाने वाली होती है। इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। होता है ना ठंड में, सर्दियों के दिनों में खूब तेज़ जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि हड्डियों तक हवा पहुंच रही है। तब उस दिन एक दिन क्या हुआ कि लेखक ने अपनी दादी माँ को एक गीली धोती में साड़ी पहने हुए एक संदूक पर दिया जलाकर बैठे हुए देखा। और वो क्या कर रही थी, उस समय वो रो रही थी, उनकी आंखों में क्या था, आंसू था। तब लेखक ने उनसे पूछा कि दादी माँ आप क्या कर रहे हो, तो वो जवाब क्या देती हैं, देखिए आगे। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ एक बात पूछो, बताओगे ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो उन्होंने जब दादी माँ ने आंखें खोली तो देखा सामने कौन बैठा है, लेखक बैठे हैं। तो बोलती हैं, अपने अंदाज में बोलती हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो लेखक ने दादी माँ से क्या कहा कि दादी माँ मैं आपसे एक बात पूछूं? तो दादी माँ ने कहा पूछो। तो क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा।
क्या हुआ, उन्होंने अपने दुख को समेटते हुए, मतलब दुख को ना दिखाते हुए हंसते हुए बोली कि पागल, अपनी बात को भी उन्होंने टाल दिया। उन्होंने बताया नहीं कि वो क्यों रो रही हैं, और उन्होंने बात को टालते हुए कहा, चलो तुमने भी खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। फिर क्या हुआ, जब लेखक ने अपनी दादी से कहा, दादी अपनी धोती तो बदल लो, तो उन्होंने कहा, मुझे कोई सर्दी गर्मी नहीं लगती है। अगले दिन क्या हुआ, चारपाई पर उन्होंने, लेखक ने अपने पिताजी को और अपने भाई, क्या नाम था भाई का, किशन, दोनों को उदास बैठे हुए देखा, और पिताजी की आंखों में आंसू भी देखे उन्होंने, और कि उसमें उनके पिताजी क्या बोल रहे थे, मुझे कोई रुपया नहीं देता और इतना सबका उधार बाकी है और कोई भी वह पैसा वापस नहीं करता। जो इनके दादी माँ के जो दादी माँ के बेटे थे, अर्थात लेखक के जो पिताजी थे, वो पैसा उधार बांटते थे सबको, सूद पर पैसा देते, लेकिन कोई भी पैसा उनका वापस नहीं करता था। उसी बारे में वो बात कर रहे थे। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते थे बेटा। अब क्या होता है, जब दादी का पुत्र के पिताजी को रोते हुए देखकर दादी ने क्या कहा कि तुम मत रो, मेरे पास एक चीज़ है, सोने की चीज़ है। तो वो अपना संदूक खोल के उसमें से कंगन निकाल के उनको देती हैं और कहती हैं कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, सोना चांदी जो होती है, वो बुरे वक्त के लिए ही लोगों ने रखी थी, कि कभी भी ऐसा कोई बुरा वक्त आया जब पैसा ना हो तो इसको बेच के हम उससे काम चला सकते हैं। तो वो उनको साहस बंधाते हुए कहती है अपने पुत्र से कि तुम परेशान मत हो और ये कंगन ले जाओ, इसको बेच के अपना खर्चा चलाओ। ठीक है, मतलब कितनी अच्छी महिला थी दादी माँ कि किसी को भी परेशान नहीं दे सकती थी। वो भी उनका पुत्र रो रहा है तो उनको और भी नहीं अच्छा लगा, उन्होंने अपना कंगन निकाल कर दे दिया। सचमुच मुझे दादी माँ शाम भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के खजूर के पेड़ से उड़ता एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। उस समय जिस समय उन्होंने, दादी माँ ने कंगन दिए लेखक के पिताजी को, तो उस समय उन्हें दादी जी कैसी लगी, एक सांप को खत्म करने वाली देवी, मतलब एक देवी लगी जो कि साक्षात अवतार लग रही थी उनको, देवी की। और धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी छाया धुंधली होने लगी, मतलब लेखक अपने वर्तमान समय में वापस आने लगा, जिस समय उनके हाथ में क्या था, उनकी मृत्यु का समाचार था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, एक कौवा उनके खिड़की के पास आकर बैठा। तो उसको देखकर, उसको जैसे ही कौवे को देखा तो उनके हाथ से जो पत्र था वो क्या हुआ, लहराने लगा और जितनी भी यादें थी वो सब धूमिल होती जा रही थी। ठीक है, और लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी दादी अब नहीं रही। उनको बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी खत्म हो गई हैं और उनके ही मृत्यु का समाचार मेरे पास आया, क्योंकि अभी वो उनकी यादों में ही खोए थे, अपने बचपन में खो गए थे और उनकी हर तरह की यादें उनके अंदर समाई हुई थी। अचानक से वो फिर वर्तमान में आते हैं और उनको याद आता है कि दादी मेरी खत्म हो गई। ठीक है, हमारा लेसन में ये भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे प्रश्न उत्तर, आपसे चर्चा हमने बोली थी ना करेंगे। ये लेसन आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप इसको पढ़िए। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, पाठ समझ में आया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में देखते हैं। पहला है आपका कहानी से, यानी कहानी के अंदर से प्रश्न उत्तर है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। जब लेखक को अपने भाई के द्वारा उनकी मृत्यु का समाचार मिलता है
तो लेखक अपनी दादी माँ की याद में खो जाता है और याद में खो जाने के बाद उन्हें क्या क्या चीज़ें याद आती हैं। उन्हें क्या क्या याद आता है? जलाशय में नहाना याद आता है जिसके कारण उनको बुखार हो जाता है। ठीक है, अपने भैया की शादी याद आ जाती है, याद आती है ना उनको। और दादी माँ का उनकी तबीयत का खराब हो जाने पर किस तरह से चिल्लाती थी, किस तरह से बार बार उनके माथे पर हाथ धरती थी और छू छू के देखती थी कि बुखार कम हुआ कि नहीं। ठीक है, और रामी की चाची को पहले डांटना और उसके बाद उसको वो पैसे उल्टा ही पैसे वो देती हैं और उसके सारा उधार उसका माफ़ कर देती। तो उनको हर तरह की बातें याद आती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई? जब दादाजी की मृत्यु हुई तो लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने बहुत सारी संपत्ति उनके क्रियाकर्म में खर्च कर दी थी। बहुत सारा धन उनकी 13वीं पे, उनके श्राद्ध में बहुत सारा धन खर्च कर दिया था, जिसके कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब हो गई। प्रश्न नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? वैसे तो दादी माँ का आपने पूरा लेसन पढ़ा, उसमें आपको कहीं से भी कोई भी पक्ष उनका खराब नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सा पक्ष ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमारे अनुसार तो उनका पक्ष कि वो जो महिला थी, दादी माँ जो थी, वो बाहर से बहुत ही सख्त थी और अंदर से बहुत ही नरम स्वभाव की थी, नरम दिल की थी। वो सभी की परेशानियों को समझती थी। जैसे कि रामी की चाची को तो पहले तो वो डांटती हैं कि उसने कर्जा वापस नहीं किया, लेकिन बाद में उनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने 10 रुपये भी दिए और उनका सारा कर्जा भी माफ़ कर दिया। तो ये पक्ष मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसमें से देखिए, अगर आपको कोई पक्ष अच्छा लगता है उनका और तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब है कहानी से आगे। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? ठीक है, क्वार पहला मौसम कौन सा इसमें दिया है? क्वार। देखिए बच्चों, इस मौसम में क्या होता है, ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हल्की हल्की सी ठंड रहती है। दूसरा महीना है आषाढ़। आषाढ़ जो होता है वैसे तो ये बारिश का महीना होता है। ठीक है, इस महीने में बारिश होती है, लेकिन अगर इस महीने में बारिश ना हो तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जैसे कि जुलाई का महीना। ठीक है, माघ। माघ जो होता है इसमें बहुत तेज़ ठंड पड़ती है। जनवरी का महीना जो होता है उसे ही हम माघ का महीना बोलते हैं। तो इस महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। जैसे नहीं भी लेसन ने बताया, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं, बिल्कुल हड्डियों गलाने वाली हवाएं चल रही थी, तो वो इसी महीने में होती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 इसी का, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से महीने दिए गए थे? क्वार, आषाढ़ और माघ। तो क्वार के महीने में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? क्वार के महीने में हमको सबसे मिलता है तरबूज, खरबूज, खीरा आदि फल बहुत मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ मतलब ये जुलाई वाला महीना, इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? आम, जामुन, खीरा। ठीक है, और तीसरा कौन सा महीना है? माघ। माघ में सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं अंगूर, अमरूद और ये अंगूर है, अमरूद है, गुड़। सबसे ज़्यादा गुड़ हमको माघ के महीने, ठंड के महीने में ही हमको गुड़ मिलता है। ठीक है, अब आगे है भाषा की बात। अनुमान और कल्पना ये आपको नहीं करना है, भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है, मसन से सफ़ेद। इसमें जरा सी, अनमना सा, सन से यानी सी, सा, से, इनसे समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग होता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही 5 शब्द ढूंढने हैं, जैसे कि पहला आपका होगा जैसे आकाश नीला सा हो गया। ठीक है, सागर सी गहराई, मीठी सी आवाज़, चांद सा चेहरा। ठीक है, रूई से सफ़ेद बाल। इस तरीके से आपको 5 शब्द लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती।
जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया। ठीक, एक बार भी कहा जा सकता है वहाँ जाकर थक गया, लेकिन जब हम 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो उस पर जोर अधिक पड़ता है कि मैं वहाँ जा जाकर थक गया, बोल बोल कर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। आपको इस तरह के 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे मैंने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पीट कर अधमरा कर दिया तो उसमें जोर नहीं पड़ा। अब हम बोलेंगे पीट पीट कर अधमरा कर दिया, तो उस पर शब्द पे जोर हुआ। बार बार मैंने अभ्यास दोहराया। ठीक, बार बार जोर जोर से चिल्लाया। ठीक, और बोल बोल कर दिमाग खराब कर दिया, देख देख कर मैं परेशान हो गया। ठीक, इस तरह के 5 वाक्य आपके हो गए। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। अच्छे से ये लेसन को पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो देखिए। ठीक है, आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता, आप 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, और जो भी परेशानी हो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ओके।